है। बच्चों के सामने समस्या ये रहती है मैम अधिवेशन और अधिवेशन के अध्यक्ष और किस जगह हुए ये याद नहीं रहते, क्योंकि हम क्या करते हैं सारे अधिवेशन याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलो अधिवेशन याद करने की व्यवस्था भी करेंगे आपकी कोई, ठीक है ना। एक साथ में जो है वो अधिवेशन एक क्लास ऐसी बनाएंगे जिसमें एक क्लास में पूरे अधिवेशन और किसने उसकी अध्यक्षता की है और क्या उसमें महत्वपूर्ण था, क्या महत्वपूर्ण बातें थी, उनकी एक शॉर्ट में एक क्लास बना लेंगे 1-1.5 घंटे की, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। पहले आज तो ये समझ लो कि कांग्रेस है क्या, बनी कैसे, ठीक है, किस तरह वो काम कर रही है, कैसे काम करेगी। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब देखो होता है क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, ठीक है। अब हुआ क्या, बात को समझना। हमारे यहाँ हमने क्रांति करी, बात को समझना। हमारे बंगाल हाथ से निकल गया, मैसूर हाथ से निकल गया, मराठे जो है वो हार गए, वो क्षेत्र हाथ से निकल गया और अंग्रेजों का पूरे भारत पर शासन हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे क्या कर लिया, शासन कर लिया। देखो बात को समझना, होता क्या, अगर हिस्ट्री को थोड़ा सा रिवाइंड करूं, इससे पहले मैंने हिस्ट्री के जो है, ठीक है ना, इससे पहले भी मैंने हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स या कुछ टॉपिक पढ़ा दिए हैं। जो बच्चे आज नए हैं क्लास में वो उन पुराने पार्ट्स को भी देख लें। देखो हमने ये पढ़ा है कि बंगाल पर अधिकार हो गया मैसूर पर अधिकार हो गया, मराठों का साम्राज्य चला जाता है, आंग्ल सिख युद्ध भी होता है हालांकि, ठीक है। तो आपके इन सभी क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके सामने 1857 की क्रांति होती है और इस क्रांति से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसे वापस जाना पड़ता है। अब भारत पर ताज का शासन हो गया। किसका शासन हो गया, ताज का शासन हो गया। तो देखो 1858 में जब आपके यहाँ ताज का शासन होता है क्रांति के बाद में, तो उस वक्त तो ताज आराम से काम कर रही होती है, परंतु आपके यहाँ ब्रिटेन को, मतलब ब्रिटेन के ताज को ये टेंशन होती है कि अगली बार अगर इस क्रांति में जो गलतियां करी उन गलतियों को सीख कर भारतीय अगली बार फिर कोई ना कोई गलती करेंगे, और अगली बार अगर वो फिर कोई ना कोई गलती करेंगे तो हो सकता है इस बार हमें हार का सामना करना पड़े। इसलिए इन लोगों ने आपके लिए, मतलब प्रत्यक्ष रूप में नहीं कह सकते, अप्रत्यक्ष रूप में संगठन बनाने की प्लानिंग इन्होंने कर ली थी। और इनकी प्लानिंग में क्या बातचीत चली, समझना मेरी बात को। आपके यहाँ ताज ने, ध्यान से सुनना, ताज ने क्या सोचा कि अगर हम ऐसे किसी संगठन या एक ऐसे प्लेटफॉर्म को, एक ऐसे एरिया को, एक क्षेत्र को, एक संगठन को डेवलप कर लेते हैं जहां जो व्यक्ति है अपनी बात को रख सके, ठीक है। और अगर वो बात मानने लायक हुई तो हम मान लेंगे, नहीं मानने लायक हुई तो उसे धीरे से नकार देंगे। तो आपके यहाँ कांग्रेस बनना जो है, कांग्रेस की जो स्थापना है, कहीं ना कहीं इसमें अंग्रेजों का योगदान क्या था, पूरा था। अब बात को समझना, होता है क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक क्या है बच्चों, ये क्या है, एक तरह से एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। हुआ क्या, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम लोगों ने भी, ठीक है, हम लोग जो थे मतलब भारतीय थे, उन्होंने भी एक चीज पर गौर किया। क्या गौर किया है कि भाई हमारे यहाँ 1857 की क्रांति के विफल होने के कारण अलग अलग जगह हुए, नेतृत्व की कमी थी, ठीक है, अलग अलग जगह हुआ, नेतृत्व की कमी थी, प्लानिंग की कमी थी, और अलग अलग समय पर हुआ। तो हमें यह पता चल गया कि हम जो है भारतीय बटे हुए हैं, हम विभाजित हैं, ठीक है, इसलिए हमारी हार होती है। अगर हम एकजुट हो जाए, भाई मराठों के साथ जो सबसे पहले बात करें तो बंगाल हारा, बंगाल हारने के बाद में मैसूर हारा, मैसूर हार गया, बंगाल हार गया, निजाम ने सहायक संधि कर ली, तो बेचारे मराठों को तो घुटना टेकने पड़े, क्योंकि चारों तरफ से अंग्रेजों का ये बोलाबाल चल रहा था, अंग्रेज ही अंग्रेज दिख रहे थे, तो मराठे हार गए। और मराठे हारे तो उसके साथ में दिल्ली सल्तनत भी लगभग हमारी खत्म हो गई। हालांकि दिल्ली सल्तनत के खत्म होने के पीछे उन्हीं के वंशज थे, अंग्रेजों ने कोई बहुत बड़ा योगदान है, कोई बहुत बड़ा कोई युद्ध नहीं किया, अगर हम बात को समझे तो। अब देखो होता क्या है, अगली बात इसमें ध्यान से सुनना, हुआ क्या, हमें यह पता चल गया कि अलग अलग जगह संगठन बने, अलग अलग संगठन बने। यहां संगठन बना, इसे अंग्रेजों ने दबा दिया, एक और संगठन बना, कोई इसकी सुनता ही नहीं है, इधर कोई संगठन बना, वो बना ना बना बराबर हो गए। बात को समझना, ये जो कांग्रेस आपके यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ये जो संस्था बनी थी, संगठन बना था, इससे पहले भी 1885 से पहले भी बहुत सारे संगठन बने हैं।
आपके आनंद बोस ने बनाए हैं, आपके सुरेंद्र बैनर्जी ने बनाए हैं, आपके दादा भाई नारोजी ने बनाए हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, राजा राम मोहन राय ने भी बनाए हैं, बहुत सारे व्यक्तियों ने बहुत सारे संगठन बनाए हैं राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भी। परंतु वो संगठन जो है इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो एक क्षेत्र विशेष तक ही क्या हो गए, सिमट के रह गए, क्षेत्र विशेष तक सिमट के रह गए। उनका एक नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, प्लस अंग्रेजों ने भी उनका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, अंग्रेजों ने भी उनकी कोई मदद नहीं की, इसलिए वो संगठन क्या हो गए, सिकुड़ के रह गए। यहां एक व्यक्ति आता है, मेरी बात को गौर से सुनना, यहां एक व्यक्ति आता है आपका स्कॉटलैंड से, स्कॉटलैंड का होता है जो आईसीएस अधिकारी होता है, जिसका नाम क्या होता है, बिल्कुल आप सब जानते होंगे, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम। अब देखो, जब एओ ह्यूम जो है जब भारत में काम कर रहे होते हैं, उस दौरान इनके सुनने में यह आता है कि भारतीय जो है एक ऐसे संगठन का निर्माण कर रहे हैं, ये एक ऐसे संगठन को बनाना चाहते हैं जो संगठन, बात को गौर से सुनना, यह है भारत की आम जनता, यह है भारत की आम जनता, ये जनता अंग्रेजों से कुछ कहती है। तो पहली बात तो अंग्रेज सुनते नहीं है, दूसरी बात ये कह भी नहीं पाते, तीसरी बात कहने वाला बीच में जो मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति होता है ना, देखो हमारे यहाँ लगभग अगर भारत में कहें तो अरेंज मैरिज जो है वो 90% अरेंज मैरिज होती है। क्यों होती है? क्योंकि बीच में बिचौलिया होता है, अगर वो बिचौलिया आधा झूठ यहाँ बोले आधा झूठ वहां बोले तो शादियां हो जाती है, ठीक है। अगर वो बिचौलिया नहीं होता ना तो शादियां नहीं होती है, इसलिए बीच में एक मीडिएटर तो चाहिए। हालांकि कहते हैं 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, पर कुछ नहीं कर सकते। हुआ क्या, अब देखो एओ ह्यूम को पता चलता है कि भारतीय ये चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जो जनता है ये चाहती है कि बीच में एक ऐसे मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति आ जाए जो अंग्रेजों को हमारी बात रखें। अंग्रेज भी चाहते थे कि हम जो चाहते हैं वो इस मध्यस्थ व्यक्ति को बताएं और ये भारतीयों को बताएं। मतलब इन दोनों के बीच में कड़ी जोड़ने के लिए हमें एक मध्यस्थ, एक बिचौलिया व्यक्ति चाहिए, ठीक है। व्यक्ति क्या, एक संगठन चाहिए, एक संगठन चाहिए। तो एओ ह्यूम ने जब वो कार्यरत थे, काम कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जब कांग्रेस की स्थापना की थी तब वो रिटायर्ड थे, तब वो आईसीएस के अधिकारी नहीं थे, वो रिटायर्ड हो चुके थे, ठीक है ना। वो क्या थे, रिटायर हो चुके थे। और एओ ह्यूम जो है वो रिटायर थे, और रिटायर होने के बाद में इन्होंने कांग्रेस की स्थापना में अपनी सहायता, अपनी सहयोग प्रदान किया था। अब देखो होता क्या है, इन्होंने इतना सुना था कि जो भारतीय है वो एक संगठन का निर्माण करना चाहते हैं ताकि वो अंग्रेज और आम जनता के बीच में मध्यस्थता कर सके, अपनी बात को रख सके। बात यहां तक क्लियर होती है। अब हुआ क्या, सिंपल से अगर हम बात करें तो ये बात देखकर एओ ह्यूम ने अंग्रेजों के सामने बात रखी कि भाई ये बीच में कोई संगठन बना रहे हैं जिसका उद्देश्य ये रहेगा कि आपकी भी सहायता और आम जनता की भी सहायता हो। तो आपके यहाँ अंग्रेजों ने इस चीज की अनुमति दे दी। कोई कहता है कि एओ ह्यूम जो है वो अंग्रेजों से छिपकर उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। पूरी अंग्रेजों की अनुमति थी, पूरे ताज का जो है ऑर्डर था कि बिल्कुल एओ ह्यूम जो है इस संगठन के निर्माण करने में पूरी सहायता प्रदान करें। बात यहां तक क्लियर आती है। अब जब एक अंग्रेज ही सहायता प्रदान कर रहा है तो अंग्रेज जो है वो हमें समस्या हमारे सामने खड़ी भी नहीं करेंगे। अब होता क्या है, आगे होता क्या है, संगठन जो है किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, बहुत सारे व्यक्तियों को मिलकर आपस में संगठन बनाया जाता है। हुआ क्या, इसमें मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस संगठन को एक नाम दिया गया जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय यूनियन। बात को गौर से सुनना, कांग्रेस बाद में आया है। हुआ क्या यहां पर, बात को सुनो, इंडियन नेशनल यूनियन। अब हुआ क्या, राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे बना? सबसे पहले दिमाग में एक चीज आई, एक संगठन बनाने का आइडिया आया। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, एक संगठन बनाने का आइडिया आया कि एक संगठन बनाना है जो मध्यस्थता करे, ठीक है। उस संगठन को लेकर सबसे पहला जो प्रयास है वो आपके सुरेंद्र बैनर्जी और एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, और एक व्यक्ति का नाम आ जाता है आपके आनंद घोष का, ठीक है। दो व्यक्ति अगर मुख्यतः बात करें, आनंद मोहन घोष थे और एक व्यक्ति था आपका सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इन्होंने क्या किया, चलो अगर इसकी बात करती हूं तो इसकी स्थापना में कह सकते हैं, इसको बनाने में, इस संस्था को बनाने में योगदान रहा है आपके सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का। किसका रहा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का योगदान रहा। और इसे बनाने में या बनाया किसके द्वारा गया, एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। बनाया किसके द्वारा गया, एओ ह्यूम के द्वारा। बनी कब है ये,
अगर मैं इसकी बात करती हूं तो ये बनी कब है? 1884 को। देखो आप लोग जो है, मुझे पता है राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो सीधा पढ़ना शुरू करते हो, स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885 से। चलो भाई, पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन। मेरी क्लास जो है, ठीक है, मेरी क्लास जो है वो उस कॉन्सेप्ट पे कभी नहीं चलती है। मैं सबसे पहले आपके बैकग्राउंड की हिस्ट्री, एक पृष्ठभूमि तैयार करती हूँ, क्यों आवश्यकता पड़ी, कैसे बनी, क्या हुआ, उसके बाद में आपको लेकर आती हूँ। ठीक है, बात को समझे। तो 1884 में जो है इसे बनाया गया था। ठीक है, बनाने में योगदान रहा आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। बनाने वाला कौन था? A.O. ह्यूम। अब देखो होता क्या है, अगर हम बात करें, A.O. ह्यूम जो है वो, इन्होंने एक तरह से मुख्य रूप में एक सहायक का काम किया था। बनाने वाले तो हम सब लोग ही थे, इन्होंने सहायक का काम किया था। ठीक है, हालांकि जब भी हम किसी किताब में पढ़ते हैं संस्थापक का नाम तो यही आता है, पर अगर मुख्य रूप में देखा जाए तो ये क्या थे? एक तरह से सहायक थे। स्कॉटलैंड से थे, ICS के रिटायर्ड अधिकारी थे ये। अब होता क्या है, बात ये करते हैं तो आपके यहाँ इस संस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस संस्था को क्यों बनाया जा रहा है? अगर क्यों का रीजन हम जाने, तो यहां क्यों के रीजन में सबसे बड़ी बात यह आती है कि भारतीयों का जो गुस्सा है, इस गुस्से को निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक जगह चाहिए, एक मंच चाहिए। बात को समझना, होता क्या है भाई, आपको यहाँ बोलने की आजादी दी गई। मान लो आपके यहाँ प्रधानमंत्री मोदी साहब जो है वो इस तरह की नीतियां या इस तरह की व्यवस्थाएं लागू कर रहे हैं और आपको अधिकार भी नहीं है कि आप बोल पाए। अगर आपको बोलने का, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है तो व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे गुस्से में आएगा और कभी ना कभी वो गुस्सा एक साथ फटेगा। जैसे 1857 की क्रांति में मैंने तुम्हें कहा था, किसी गुब्बारे को दबाओ, एक लास्ट टाइम पर तो वो फटेगा ही फटेगा ना। तो वैसे ही इस संस्था का स्थापना हुई है, ताकि व्यक्ति जो है, आम जनता जो है या जो व्यक्ति है, वो अपना गुस्सा इस मंच पर निकाले, अपने विचार रखे, अपनी भावनाएं रखे और शाम को घर जाकर सो जाए और शांत हो जाए। अगले दिन फिर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, कुछ और मांगे रखेगा, कोई बात काम की होगी, जो अंग्रेजों के लालच की बात होगी वो मान लेंगे और जो अंग्रेजों की लालच की बात नहीं होगी उसको नहीं मानेंगे। होगा क्या, देखो तभी तो देखो आपके यहाँ कांग्रेस को आप सबने सुना होगा ना, नरम दल, गरम दल। ये क्यों हुए थे? इसके पीछे रीजन यही था कि गुस्सा निकालने के लिए संस्था को बनाया गया था। और इस संस्था में जो व्यक्ति थे वो, जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी देख लो, व्योमेश चंद्र बनर्जी देख लो, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो शांत स्वभाव के थे, नरम दल से थे। ठीक है, और आपके लाला लाजपत राय जैसे, ठीक है, आपके जैसे कि आपका बाल गंगाधर तिलक जैसे व्यक्ति थे, ये क्या थे? उग्र थे। इन्हें ये पता था भाई, ये कहते थे, सिंपल सी ये बात कहते थे, अगर घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकले तो चम्मच से निकाल लो। मतलब समझे, कोई दूसरा तरीका देख लेंगे पर निकालेंगे हम घी प्यार से। ये नरम दल की बात थी। आपके यहाँ अगर हम गरम दल की बात करें तो वो क्या कहते थे, अगर घी जो है वो सीधी उंगली से ना निकले तो अंगुली क्या कर लेनी चाहिए? टेढ़ी कर लेनी चाहिए। मतलब क्या है, अगर सीधी बात नहीं मान रहे तो ठोक ठोक के बात मनवानी आती है हम लोगों को। ये इनका तरीका था उग्र दल का। तो यहाँ बात देखो, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा, तभी तो आगे चलकर कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल में बट गया था। चलो हम बात कर लेते हैं यहाँ। तो गुस्सा निकालने के लिए एक मंच चाहिए था और ये मंच जो था इस संगठन के रूप में बनाया जा रहा था। अब देखो होता क्या है, अगर हम बात करें हुआ क्या, बन्नी इस संगठन का, अगर हम नाम की बात करें तो इस संगठन का नाम क्या था? ये था। हुआ क्या, इस संगठन का नाम बदला गया। बात को ध्यान से सुनना, इस संगठन का नाम बदला गया। इसी संगठन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका क्या किया गया बच्चों? इसी संगठन का नाम बदला गया, जिसका नाम क्या रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब है ना, एग्जाम में कभी भी इस चीज को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम कब बदला गया या इसकी मूल वास्तविक छवि का क्या नाम था, इसकी मूल और वास्तविक छवि का क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय यूनियन। ये किसी को नहीं पता होता है, सब यहीं से शुरू करते हैं, इस कहानी को यहीं से शुरू करते हैं, इसको कोई नहीं पढ़ता। हालांकि A.O. ह्यूम ने है ना लगभग 1883 के अंदर लोगों से मिलना, नेताओं से मिलना, बातचीत करना, संगठन की पृष्ठभूमि बनाना तैयार कर दिया। फिर उस संगठन को उन्होंने एक नाम दिया और नाम दिया भारतीय राष्ट्रीय यूनियन। नाम कब दिया? 1884 में। ठीक है, 1884 में उन्होंने नाम दिया। फिर आगे चलकर इसका नाम बदला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इस नाम को बदलने में सबसे बड़ा योगदान या इस नाम को बदलने के लिए किसने कहा था? दादा भाई नारोजी।
दादा भाई नारोजी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन तैयार करता है, ठीक है, कि आपके यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये नाम किसका सुझाया हुआ है, किसका दिया हुआ है, तो ये व्यक्ति कौन था, दादा भाई नारोजी। आपके यहाँ कांग्रेस जो शब्द है उसको जोड़ने के पीछे रीजन ये था, इसका अर्थ है व्यक्तियों का समूह है। इसका अर्थ क्या है, व्यक्तियों का समूह है। कांग्रेस का मतलब क्या होता है अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या है, व्यक्तियों का समूह है। इसलिए, ठीक है, इसलिए इसका नाम कांग्रेस रखा गया कि भाई ये कांग्रेस क्या था, एक संगठन था जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों का समूह था, ठीक है। हालांकि यूनियन जो शब्द है वो भी बुरा नहीं है, वो एकता को दर्शाता है, ठीक है, यूनिटी को दर्शाता है। यहां उन्होंने नाम बदला और सब लोगों ने इस चीज का समर्थन भी किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम कर दिया गया था। और जब इसका नाम बदला तो नाम बदलने के बाद में बात चली कि भाई इसका अधिवेशन किया जाए। क्या होना चाहिए, इसका अधिवेशन होना चाहिए, इसकी बैठकें होनी चाहिए, अधिवेशन और बैठक होनी चाहिए। इसी अधिवेशन, जैसे कहीं आपने पढ़ता है कलकत्ता में बैठक हुई, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। अधिवेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है और अधिवेशन के अंदर भी बहुत सारी बैठकें हो सकती हैं। अधिवेशन एक बहुत बड़ा, जैसे सत्र जो है एक बहुत बड़ा शब्द है और बैठक जो है उससे छोटा शब्द है, यूं मान के चले। जैसे कि मैं ये कहती हूं, ध्यान से सुनना, ये बैठक है, 4 दिन में एक बैठक हुई है। मैं ये कहूं कि आपके यहाँ मई में ये बैठक हुई है, तो ये क्या है, बैठक। और इस पूरी बैठकों को मिलाकर मैंने एक नाम दे दिया, क्या कह दिया, अधिवेशन, ठीक है। तो अब कंफ्यूज मत होना कि मैडम बैठक है या अधिवेशन है। तो आपके यहाँ इस कांग्रेस मतलब इस संगठन के द्वारा अधिवेशन बुलाया गया और वो अधिवेशन जो है, सबसे पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ अगर हम बात करें तो ये अधिवेशन था आपका 28 दिसंबर 1885 को। ये 1885 को इस दिन ये अधिवेशन बुलाया गया और इसी दिन इसकी क्या मानी जाती है, स्थापना मानी जाती है। बात समझ गए? इसी दिन इस संगठन को अधिवेशन इसका हुआ था और इसी अधिवेशन, ठीक है ना, इसी अधिवेशन को इसकी क्या मानी जाती है, स्थापना मानी जाती है। बात यहां तक क्लियर होती है? आगे पढ़ेंगे, अभी टेंशन ना लो। कहां हुई थी, कौन अध्यक्ष था, कौन सचिव बना था, सारी बातें करेंगे, टेंशन ना लो। बाकी मुझे पता है सब होशियार बच्चे हो तुम लोग, तो ये ऐसी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें तो तुम्हें पता है, मुझे पता है। अब देखो एक बार फिर देख लो, भारतीय राष्ट्रीय यूनियन जो है, इसे सबसे पहले ये संगठन बना था। इस संगठन को बनाने में योगदान रहा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का। और इसमें सहायक के रूप में काम किया है आपके ए.ओ. ह्यूम ने। सहायक कह लो या एक, अगर हम बात करते तो सभी किताबों ने संस्थापक दे रखा है कि बनाने वाला करने वाला यही था। देखो बच्चों ऐसी बात नहीं है, बनाने करने वाले सारे हमारे भारतीय ही थे, यही एकजुट हुए थे। भाई एक भारतीय ने दूसरे भारतीय से, दूसरे ने तीसरे से एकजुट हम हुए, हमने एक दूसरे को एकजुट किया है। बस इस व्यक्ति का तो नाम और मोहर लग गई ताकि जो लोग हैं वो सीरियसली ले ले इस अधिवेशन को। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था क्योंकि बहुत सारे संगठन बने हैं, संगठन बहुत सारे बने पर लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। आप देखना, बात को गौर से सुनना, जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन है आप सब ने पढ़ा होगा, उसमें केवल कितने व्यक्ति आए थे, पूरे भारत से, ध्यान से सुनना, पूरे भारत से केवल और केवल कितने व्यक्ति आए थे, 72, केवल और केवल 72 लोग आए थे। अब सोचो, लोग जो है जागरूक नहीं थे, प्लस जो जिन्हें पता था वो सोचते थे कि 4 दिन का ढिंढोरा है फिर खत्म हो जाएगा, हमें रहना तो अंग्रेजों के अधीन ही है, क्यों फालतू में ये ढिंडोरा पीट रहे हैं, क्यों नाटक कर रहे हैं, कुछ लोग ये सोचते थे, ठीक है, लोग सीरियस नहीं थे इसको लेकर। अब देखना, जब चौथी बैठक होती है तब तक लगभग कहा जाता है कि 1300 लोग जुड़ गए थे और धीरे धीरे इससे कंटिन्यू जो लोग हैं वो जुड़ते रहे थे आपस में। अब देखो मैंने सब कुछ मैसअप कर दिया, इसको अपन आराम से सिस्टमेटिक ढंग से भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। यहां तक मुझे ये समझाना था तुम लोगों को कि आपके यहाँ सबसे पहले ये बनी, इसमें योगदान इसका रहा, आप सहायक कह लो, संस्थापक कह लो, कौन थे, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। हालांकि ए.ओ. ह्यूम ने इसकी बनाने की पृष्ठभूमि है, इसके काम शुरू 1883 में कर दिया था। 1884 में इन्होंने एक संगठन को इसको नाम दे दिया, जो व्यक्ति इसके साथ मिले उनको नाम दे दिया है। ए.ओ. ह्यूम जो है इसे शिमला का संत भी कहा जाता है। शिमला का क्या कहा जाता है, शिमला का संत भी कई बार इसे कह देते ए.ओ. ह्यूम को, ठीक है ना। ए.ओ. ह्यूम को शिमला का संत भी कहा जाता है। अब देखो,
राष्ट्रीय नाम बदला, इस यूनियन की जगह नाम बदलकर क्या कर दिया, कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब क्या था, व्यक्तियों का समूह है। नाम बदलने का आइडिया किसने दिया या नाम किसने बदला, दादा भाई नारोजी ने, और बाकी लोगों ने इसकी मदद भी करी। बोले बात तो सही है, कांग्रेस कर दो, कोई बढ़िया बात है। तो दादा भाई नारोजी जो थे, हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा था, पारसी धर्म में सुधार करने के लिए इस व्यक्ति ने बहुत प्रयास किए हैं और पारसी धर्म में बहुत सारे सुधार भी इस व्यक्ति ने किए हैं। दादा भाई नारोजी जो है, इनको आप सबने देखोगे कि ये जो दादा भाई नारोजी हैं, इन्होंने आपके यहाँ दूसरे अधिवेशन के ये क्या रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे। और इन्होंने एक ही बार नहीं, लगभग 2 से 3 बार इन्होंने क्या करी है, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। वो आगे पढ़ेंगे। चलो अब बात कर लेते हैं। अच्छा, अब अगली बात सुनना, कांग्रेस की स्थापना, सारी बात आ गई। कांग्रेस की स्थापना को लेकर बच्चों एक शब्द आता है, कांग्रेस की जो स्थापना है उसको एक उससे या कांग्रेस की स्थापना को लेकर एक बात कही जाती है, और वो बात आप सबने सुनी होगी। क्या नाम सुना है, सेफ्टी वॉल्व। एक शब्द आता है बच्चों, सेफ्टी वॉल्व, ठीक है, सेफ्टी वॉल्व, ठीक है ना, सेफ्टी वॉल्व। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें तो ये एक शब्द आता है। ये शब्द किसके लिए आता है बच्चों, कांग्रेस के लिए आता है। ये शब्द किसके लिए आता है, कांग्रेस के लिए आता है। इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, ऐसा क्यों कहा गया। अगर कभी मेंस लिखते हो या मान लो कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन देखते हो, सेफ्टी वॉल्व किसे कहा गया, ठीक है ना, तो आपका जो सेफ्टी वॉल्व है वो किसे कहा गया है, बात को समझना। कांग्रेस को कहा गया, किसे कहा गया, कांग्रेस संगठन को कहा गया। इसके पीछे रीजन क्या था, मैंने तुम्हें अभी एक बात बताई, जैसे कि मान लो मैंने अभी बताया कि ये संगठन जो है, इसका अंग्रेज जो है इस संगठन को किस रूप में देखते थे कि भारतीय जो है वो अपना गुस्सा, अपना चिल्लाना, अपना गुस्सा और अपनी सारी जो टेंशन है ना, वो इस कांग्रेस के मंच के ऊपर आकर निकाल देंगे। इसके माध्यम से वो शांत रहेंगे, ठीक है ना। गुस्सा निकालने के लिए इसे बनाया गया था, ये अंग्रेजों का पक्ष था। इसे सेफ्टी वॉल्व इसलिए कहा जाता है। देखो होता क्या है, कुकर है, कुकर का नाम सबने सुना है, सुना ही होगा, देखा भी होगा, ठीक है, कुकर है। अब जो लड़कियां हैं जिन्होंने खाना बनाती हैं, किचन वगैरह में रहती हैं, उन्हें तो पता है। मेल्स जो है, लड़के जो है जो खाना नहीं बनाते, केवल कुकर को दूर से देखा है, तो उनको नहीं पता। अब कुकर में क्या होता है, कुकर में हम कुछ भी चढ़ाते हैं, चावल या दाल वगैरह जो भी, उसमें होता है क्या है, कुकर के अंदर पता नहीं चलता। चलो टोपिये में तो आप फिर भी देख लेते हो, या फिर हवा वगैरह निकल जाती है तो इतना उसमें कह सकते हैं प्रेशर नहीं बनता। कुकर में क्या होता है, चारों तरफ से बंद होता है, पैक होता है, तो अंदर क्या भाप से चीजें पकती हैं। पानी होता है, पानी गर्म हो जाता है, भाप बन जाती है, भाप से चीजें उसके अंदर पकती हैं। होता क्या है, जब चीज वस्तुएं पक जाती है अगर वो, तो उसके बाद में क्या होता है, पकना बंद कर देती है, तो वो जो भाप है वो निकलने का कोशिश करती है। तो कुकर में एक सीटी होती है ऊपर की, उस सीटी के माध्यम से वो सीटी ऊपर निकलती है, आवाज करती है, तो पता चल जाता है कि भाई चीजें अंदर जो है वो पक गई। 1 या 2 सीटी के बाद में हम उसे निकाल लेते, रख लेते हैं। अब होता क्या है, मान लो सीटी जो है, उस सीटी के बीच में मान लो कोई दाना फंस गया, तो जिसके कारण सीटी नहीं मारी जा रही है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, अगर सीटी नहीं मारी जा रही है और वो कुकर लंबे समय तक अगर उसमें प्रेशर बनता रहा तो कुकर फट जाता है। अब आप इमेजिन करो एक बार, कुकर जो है वो अंदर से स्टील का है, जिसका भी होता है, वो अंदर से जलना शुरू होता है, वो फटता है और वो सिलेंडर की तरह फटता है, बहुत तेज इसमें आवाज होती है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ना कुकर इस तरह ना फटे, इसलिए इसमें एक सेफ्टी वॉल्व होता है। जैसे ही प्रेशर बहुत ज्यादा बनता है, अंदर कुकर को नुकसान होना शुरू होता है, तो वो वॉल्व खुल जाता है, ठीक है, वो खुल जाता है। खुलकर जो है वो आपके चारों तरफ से सीटी नहीं बजती, पर चारों तरफ से उसमें भाप निकलनी शुरू हो जाती है। अब चारों तरफ से भाप निकलनी शुरू हो जाती है तो पता चल जाता है कि भाई खाना पक गया। ये वैसा ही काम करता है, ये वैसा ही काम किया। देखो हुआ क्या, इसमें सेफ्टी वॉल्व कहा गया कि जब भारतीयों को गुस्सा आ रहा है, उन पे प्रेशर बन रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, और वो सीटी, भाई बार बार सीटी तो मार नहीं सकते, मतलब कहने का मतलब बार बार जो है आंदोलन तो वो करेंगे नहीं, छोटी मोटी क्रांतियां वो करेंगे तो भी हमें परेशान करेंगे। इससे बढ़िया है कि जब उन्हें गुस्सा आए ना, तो थोड़ा बहुत गुस्सा आए वो निकाल ले, फिर थोड़ा बहुत गुस्सा आए फिर निकाल ले। एक साइकोलॉजिकल थ्योरी भी है, जब किसी आदमी को गुस्सा आता है तो उसे निकाल लेना चाहिए, गुस्सा जो है वो निकाल लेना चाहिए। अगर गुस्से को अंदर ही अंदर अगर बिठाए रखोगे ना, तो वो बहुत बड़ा बवाल क्रिएट कर देगा। जैसे मान लो पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, बहस होती है, तो गुस्सा निकाल लेना चाहिए, ठीक है ना। रोज रोज की लड़ाई होती है तो वो घर परिवार फिर भी बना रहता है। अगर रोज रोज की लड़ाई नहीं हो और आदमी चुपचाप गुस्से को झेलता रहे, तो या तो वो खुदकुशी करेगा या वो
पत्नी हो या पति को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा, डिवोर्स ले लेगा। तो ये होता है, इससे भाई मर जाए। भाई आप सोचो, बहुत सारे अभी भी न्यूज में आप सब देख रहे हो चीजें, हो सकता है किसी ने उसको मारा हो या मारने के लिए प्रेशराइज किया हो, बट आप खुद सोचो उसके ऊपर प्रेशर तो था ही ना किसी चीज का, तभी इंसान सुसाइड करता है। तो सुसाइड के पीछे रीजन यही होता है, वो व्यक्ति कभी नहीं मरता जिसका गुस्सा जो है वो सेफ्टी वॉल्व के द्वारा धीरे धीरे निकलता रहे। ठीक है ना। आपको भी अगर कोई गुस्सा है, किसी चीज की टेंशन हो, डिप्रेशन हो, तो चाहे किसी पे भी, चाहे मिरर में खड़े होकर सामने खुद पर गुस्सा निकालना पड़े, चाहे गली में कोई कुत्ता जा रहा है, मारना नहीं है उसको, उस पर गुस्सा निकालना पड़े, ठीक है ना। छोटे भाई बहन है, उस पर गुस्सा निकालना पड़े, वो चल जाता है, बड़ों पे मत निकालना। इससे क्या होगा, आपके दिमाग के जो प्रेशर होता है, जो डिप्रेशन होगा, वो टेंशन होगा, वो सारा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। आप थोड़े शांत अपने आप को फील करोगे। तो ये वही रीजन था, ये सेफ्टी वॉल्व था। कांग्रेस जो था वो क्या था, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह था कि भारतीयों को जो गुस्सा है, उनकी जो टेंशन है, उनकी जो डिप्रेशन है, ठीक है ना, उस गुस्से को इस मंच पे आकर वो धीरे धीरे निकाल ले, जिससे आगे चलकर बहुत बड़े स्तर पर क्रांति कभी भी आगे ना हो। 1857 की क्रांति विफल रही क्योंकि उसमें अंग्रेजों की यूनिटी रही, और 1857 की क्रांति में हमारे पास यूनिटी नहीं थी। अब हम लोगों को पता चल गया था, और अंग्रेजों को भी पता था, अगली बार अगर भारतीय कभी भी एकजुट होंगे तो वो इकट्ठा होंगे, प्लानिंग करेंगे, एक नेतृत्व चुनेंगे, एक समय पर एक साथ में क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम लोगों को भागना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेज इस क्रांति को कभी होने नहीं देना चाहते थे, कुकर को कभी फटने नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर ली, ताकि धीरे धीरे कांग्रेस के माध्यम से क्या हो, जब कभी भी लगे कि कुकर फटने वाला है, और उससे पहले ही आपके यहाँ कुकर जो है वो सेफ्टी वॉल्व खोल देगा। तभी तो देखो, जब बहुत सारी बातें होती, जब ये बहुत सारी मांगे होती, शोषण होता, तो अंग्रेज क्या करते, अंग्रेजों को लगता कि ये फटेगा अब, तो अंग्रेज क्या करते, इन दो बातों को, इन दोनों मांगों को स्वीकार कर लेते, और स्वीकार करते ही क्या होता है, इस कुकर में प्रेशर कम हो जाता। ठीक है। फिर अगर प्रेशर बढ़ता, मान लो फिर कोई मांगे उठती, फिर कोई प्रेशर बढ़ता, तो फिर अंग्रेज इन मांगों को स्वीकार कर लेते, फिर प्रेशर कम हो जाता। ठीक है। तो बात को समझना, क्या किया अंग्रेजों ने, एक ऐसा आपके बीच में, मतलब आप लोगों को एक ऐसा मंच दे दिया जहां आप अपना गुस्सा निकालो, अपनी बात को रखो। अंग्रेजों की मर्जी हुई तो मानेंगे, अंग्रेजों की मर्जी हुई तो नहीं मानेंगे। एक व्यक्ति था जिसका नाम आप सबने सुना होगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन तो ये, मतलब लॉर्ड कर्जन क्या कहते थे, लॉर्ड कर्जन तो ये कहने वाले व्यक्ति थे जो चाहते थे कि मैं चाहता हूं कि मेरे रहते रहते, जब तक वो भारत में है, मेरे रहते रहते आपका जो कांग्रेस है, मेरी एक महत्वाकांक्षा, मेरी एक इच्छा है कि मैं कांग्रेस को भारत में रहते रहते मरते हुए देखूं। मतलब कांग्रेस जो है वो किसी काम की नहीं है, कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। इसी बात को तो सुनकर आपके यहाँ गरम दल भड़का था, बोले अंग्रेज ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है। तो बात को यहां समझ गए। अब देखो, ये सेफ्टी वॉल्व का काम करते थे किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। तो ये अंग्रेजों के लिए कांग्रेस क्या थी, एक तरह से सेफ्टी वॉल्व थी कि अगर गुस्सा आए तो निकल जाए, प्रेशर हो तो कुछ मांगों को हम स्वीकार कर ले, और बाद में वापस जो है वो प्रेशर शांत हो जाए, फिर उफलने शुरू हो, फिर कुछ बातें मान ले और फिर शांत हो जाए। ये एक बड़ी क्रांति के रूप में कभी भी उभर कर ना आए। इसलिए इसे क्या कहा जाता था बच्चों, कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व भी कहा जाता था। अब बात आती है अगली, अब हम बात कर लेते हैं आपके कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना। चलो, कांग्रेस स्थापना में अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस की स्थापना भी इसके पहले अधिवेशन से मानी जाती है। स्थापना कब हुई है, 28 दिसंबर 1885 को, ये हम सबको पता है। ठीक है, स्थापना कहाँ हुई है। अब देखो, स्थापना जो है हुई तो कहीं भी है, पर इसमें अगर स्थान का नाम आता है तो हम बंबई पढ़ते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था, बंबई में हुआ था। चलो इसको बात को छोड़ो, ये यहां तक क्लियर होता है। अब देखो, इस कांग्रेस की स्थापना में सहयोग, बात को ध्यान से सुनना, सहयोग बहुत सारे आदमियों का रहा है, परंतु मैंने बताया था ना INU यूनियन जो बनी थी ना, उसमें जो सहयोग रहा था वो किसका रहा था, SN बनर्जी। SN बनर्जी का नाम महत्व रूप में आता, मतलब महत्वपूर्ण रूप में आता है, प्लस आनंद मोहन घोष। जैसे कि मैंने कहा, मेरी क्लास में आपको अलग मिलेगा हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए। बात यहां तक क्लियर होती है, ये सहयोग था। ठीक है, इन्होंने मदद करी है। मदद करने के बाद में अगला व्यक्ति जो हम पढ़ते हैं वो आपका है संस्थापक।
जैसे कि मैंने तुम्हें कहा, काम हम लोगों ने किया है, परंतु जैसा किताबों में या जैसे क्वेश्चंस आते हैं उस रूप में पढ़ेंगे। सहयोग करने वाले ये थी। संस्थापक किसे माना गया है? A.O. ह्यूम को। किसको माना गया? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम की अगर क्वालिफिकेशन देखी जाए तो ICS का रिटायर्ड अधिकारी था ये क्या था? ICS का रिटायर्ड अधिकारी था और इसे शिमला का संत भी कहा जाता है। और ये व्यक्ति जो है वो प्रथम कांग्रेस का, यूं मान के चले, कांग्रेस का प्रथम महासचिव भी रहा। कांग्रेस का प्रथम महासचिव अगर हम बात करें तो लगभग अगर हम बात करते हैं तो ये 1885 से लेकर 1906 तक ये व्यक्ति क्या रहा है? कांग्रेस का महासचिव रहा है। अगर महासचिव की हम बात करें तो महासचिव कहा जाता है जनरल सेक्रेटरी को। किसको कहा जाता है? जनरल सेक्रेटरी को महासचिव कहा जाता है। बात यहां तक क्लियर होती है? अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं इसका पहला अधिवेशन। हम बात करते हैं प्रथम अधिवेशन की। तो आपके कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ है वो बिल्कुल इसी तारीख को हुआ है। यही संस्थापना है, मतलब स्थापना भी इसी को है। ये कहां? ठीक है, पहला अधिवेशन 1885 में हुआ। ये अधिवेशन होना कहां था? पुणे। ठीक है, कहां होना था? पुणे में होना था। पुणे में होना था, परंतु प्लेग वहां रोग जो है वो बहुत ज्यादा फैलने के कारण इसे कहां हुआ? इसे कहां किया गया था? इस अधिवेशन को बंबई में। कहां किया गया था? बंबई में। बंबई में कहां हुआ था? तो बिल्कुल आपके तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी क्या की गई? स्थापना, मतलब इसकी अधिवेशन जो है वो बुलाया गया था। अच्छा, इसमें सदस्य कितने शामिल हुए थे? इसमें सदस्य कितने आए थे? 72। मतलब प्रमुख जो व्यक्ति जो काम कर रहे थे ना, वही इसमें शामिल हुए थे, वही जो है उन्होंने इसमें भाग लिया था। चलो, ये यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, अगली बात देखो, अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? आप सबको पता है अध्यक्ष कौन रहे हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे हैं। महासचिव कौन रहे हैं? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम। अब बात को समझना, ये व्यक्ति देखो, अंग्रेज यहां भी कितनी बड़ी होशियारी कर गए। अंग्रेज जो है वो यहां भी कितनी बड़ी होशियारी कर गए कि जहां जो पद शक्तिशाली है, जो सारे काम करता है, जो सारी चीजों में महत्वपूर्ण रूप में भाग लेता है, वो पद इन्होंने यहां कवर कर लिया। अध्यक्ष देखो हर साल बदलेगा। आप जैसे कि ये 85 है, 86 है, 87 है, 88 है, 89 है, 90 है, ऐसे करके हर साल जो है वो अधिवेशन में अध्यक्ष बदल जाता है। हर साल अधिवेशन में अध्यक्ष जो होगा वो बदल जाएगा, परंतु महासचिव जो है वो नहीं बदला। महासचिव जो है वो नहीं बदलता। और यही हुआ, इस व्यक्ति ने लगभग 1885 से लेकर 1906 तक ये क्या बना रहा था? ये महासचिव बना रहा। तो A.O. ह्यूम क्या थे? महासचिव थे। बात को ध्यान से सुनना। अगर इंग्लिश में वर्ड देखो तो अध्यक्ष हो गया स्पीकर, अध्यक्ष का मतलब हो गया स्पीकर, और महासचिव का मतलब क्या हुआ? जनरल सेक्रेटरी। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने खुद ने देखा, एक बच्चे ने जैसे पढ़ा, मैंने मतलब बोला उसको अध्यक्ष, तो उसने उसका मुंह से नाम निकला A.O. ह्यूम। तो कांग्रेस की स्थापना करने में संस्थापक का नाम आएगा तो A.O. ह्यूम। कांग्रेस का पहला महासचिव तो A.O. ह्यूम, परंतु कांग्रेस अधिवेशन का पहला अध्यक्ष का अगर नाम आता है तो वो कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। बात यहां तक क्लियर होती है? ये चीजें समझ में आई? भाई ये जो दो चीजें है ना, ये डाउटफुल रहती है, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, इसी के बाद आपको एक चीज और मुझे बतानी थी। ये जो पहला अधिवेशन हुआ था ना, इस पहले अधिवेशन में वायसराय, हालांकि अगर कोई नोट्स बना रहा है तो वो नीचे लिखे इन सारी चीजों को। वायसराय कौन था? जब पहला अधिवेशन हुआ है, जब कांग्रेस की स्थापना हुई है, तब भारत में वायसराय कौन था? ये बताओ मुझे। डफरीन, लॉर्ड डफरीन। वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरीन। अच्छा, ये तो वायसराय था। भारत सचिव के पद पर कौन था उस वक्त? भारत सचिव के पद पर कौन था? भारत सचिव के पद पर था क्रॉस, लॉर्ड क्रॉस। कांग्रेस बना तो कोसे कांग्रेस, कोसे क्रॉस। तो भारत सचिव के पद पर कौन था? कैसे कांग्रेस, कैसे ही क्रॉस।
बात समझ में आ गई? तो ये दो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में मैंने खुद ने क्वेश्चंस देखे हैं, दिल्ली पुलिस दे लो चाहे एनटीपीसी दे लो, या आप ये मान के चलो फर्स्ट ग्रेड भी दे लेते हो ना, तो ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई है उस दौरान ब्रिटेन में भारत सचिव के पद पर कौन था, ठीक है। या फिर ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि कांग्रेस की स्थापना के दौरान भारत का वायसराय कौन था, हमें तब नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि हम तो ये पढ़ते हैं अध्यक्ष और ये सचिव कब बना ये पता है, बस वायसराय का पता ही नहीं चल पाता। तो सारी चीजें साइड साइड में है ना, ये सचिव और वायसराय भी थोड़ा सा ध्यान रख लो। आगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, देखो आगे जो है दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन, 5वां, 8वां, 10वां, 11वां, इन अधिवेशन में तुम्हें कौन वायसराय रहा, कौन सचिव रहा, ये याद नहीं रखने। बहुत ज्यादा डाटा होता है, ये मान के चलो, ठीक है ना। तो ये याद नहीं रखने, बस पहले जब स्थापना हुई थी ना उसका डाटा तुम्हें याद रखना और कुछ नहीं करना। यहां तक बात क्लियर होती है? तो स्थापना, ठीक है, 1885 में। मदद करने वाले बैनर्जी और आनंद मोहन घोष। कोशिश करो, ठीक है ना, कि साथ साथ में बोल बोल कर पढ़ो ताकि याद हो जाए। आपके संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम, आईसीएस के रिटायर्ड अधिकारी, शिमला का संत भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि शिमला में जब ये कार्यरत थे ना तब इन्हें ये जो आपके जादू वगैरह होता है, टोटके वगैरह होता है, इनमें इनको बड़ा इंटरेस्ट था, तो ये आप शिमला के संत भी कहे जाते हैं। कांग्रेस का महासचिव भी ये रहे हैं, 85 से लेकर 1906 तक ये सचिव रहे थे। अब प्रथम अधिवेशन अगर हम बात करते हैं, ठीक है, प्रथम अधिवेशन जो है वो कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। होना पुणे में था, संभावित कहां था? पुणे में होना था। और पुणे में होना था, हुआ कहां? बंबई में। रीजन प्लेग रोग था, वो फैल रहा था, इसके कारण इसे बंबई में किया गया। बंबई में से किया गया, बंबई में कहां किया गया? तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कॉलेज में संस्कृत पढ़ाई जाती है तो नाम संस्कृत रख दिया होगा, तेजपाल संस्कृत कॉलेज। सदस्य इसमें कितने शामिल हुए थे? 72 सदस्य शामिल हुए थे। अच्छा, अध्यक्ष कौन थे इसके? रोमेश चंद्र बनर्जी, महासचिव A.O. ह्यूम, और वायसराय कौन थे? फटाफट बोलो, वायसराय कौन थे? डफली बजाने वाले। डफली बजा बजा के, ढोल पीट पीट के ये कहा गया कि भाई कांग्रेस बना दी, कांग्रेस बना दी। तो डफली वाले ने खूब ढोल पीट पीट कर कांग्रेस की स्थापना की बात करी है भारत में। तो भारत का वायसराय कौन था? डफलिन, जिसने खूब ढोल पीटे कि भाई कांग्रेस बना दी, कांग्रेस बना दी, कांग्रेस बना दी। वैसे ही कैसे कांग्रेस और कैसे ही क्रॉस जो है वो भारत के क्या थे? सचिव थे, ठीक है। क्रॉस कौन थे भाई? एक याद करने का तरीका है, कोई बुरा मत मान लेना। अगर कोई डफरीन का दोस्त हो या मान लो कोई डफरीन का फैन हो, वो बुरा मत मान लेना मेरी चीजों को। ये याद करने की एक ट्रिक होती है और कुछ नहीं है। बात यहां तक क्लियर होती है? अब देखो कुछ अन्य बातें, जैसे कि ये पहली बैठक हो गई, इसी के साथ में कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूं। जैसे कि अगर हम सिंपल सी बात करें, ठीक है, अगर हम सिंपल सी बात करें तो कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, मुझे ये बताओ। चलो मुझे आपसे ही जब सवाल जानना है, फटाफट रिप्लाई करो कि कांग्रेस जो है उसके बनने के पीछे रीजन क्या था, फटाफट बताओ। बताओ उद्देश्य क्या था कांग्रेस बनाने के पीछे, रीजन बोलो फटाफट। बताओ। देखो आपस में बातचीत नहीं, फिलहाल मैंने क्वेश्चन पूछा है तो मुझे जवाब दो। एकता और राजनीति, और बोलो फटाफट बोलो, मुझे आप सबके जवाब दिख रहे हैं। अंग्रेज और बेहतरी के बीच में लड़ाई के बीच में कड़ी, ठीक है, मध्यस्थता, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना था, ऐसे इच्छा हो गई तो बना ली। राजनीति, एकता और अपने देश की सरकार बनाना। जो भारत में जो असंतोष था उसे भारत को पता, अंग्रेजों को पता चले, ठीक है। सरकार में भारत का प्रतिनिधित्व करना, ठीक है। देश को लोकतंत्र बनाना, अंग्रेजों के वॉल्व सेफ्टी का काम कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या बात है, मतलब कुछ बच्चे जो है, हालांकि कुछ ही डाउटफुल है, बाकी काफी जो बच्चे हैं वो इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। इसका मतलब मैं इतनी देर से जो पढ़ा रही हूं तुम लोगों तक चीजें पहुंच रही हैं। काश तुम्हारी शक्लें भी दिखती ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। अब देखो होता क्या है, मतलब आपको समझ में आ गई मेरी बात को, इसका मतलब आपने पहला दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, आजादी। अंग्रेजों को भगाना,
अंग्रेजों का शासन समाप्त करना, ठीक है, हमारा शोषण बंद करना, शोषण समाप्त करना, ऐसा कोई भी उद्देश्य कांग्रेस की स्थापना में अस्तित्व में नहीं था। बात को ध्यान से सुनना। ये जो सारी चीजें ना, आजादी, खुद का शासन, स्वशासन, लो सुनो, ठीक है, स्वशासन, खुद का शासन हो, शोषण समाप्त किया जाए, अंग्रेजों का शासन समाप्त किया जाए, अंग्रेजों को भगाया जाए, आजाद किया जाए भारत को, ऐसा कोई भी कारण या कोई भी उद्देश्य जो था वो हमारी कांग्रेस की स्थापना में नहीं था। कांग्रेस, आप सोचो, एओ ह्यूम डफरिन के शासनकाल में आप बना रहे हो, एओ ह्यूम एक अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी तुम्हारी मदद कर रहा है बनाने में, और तुम उस संगठन का उद्देश्य ये बता रहे हो। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इस उद्देश्य के साथ में कांग्रेस की स्थापना हुई होगी क्या। कांग्रेस की स्थापना के जो उद्देश्य थे वो दूसरे थे, दूसरे जैसे कि कुछ बातें आपने बताई वो काफी हद तक सही हैं। उन बातों को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो उद्देश्य में सबसे पहली बात आती है राष्ट्रवादी जो आंदोलनकर्ता थे या कार्यकर्ता थे, ठीक है, राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के मध्य मतलब राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं और अंग्रेजों के मध्य एक मधुर संबंध स्थापित किया जा सके। आपके यहाँ जो राष्ट्र में जो शोषण हो रहा है या अंग्रेजों का जो शासन पद्धति है, कहीं कहीं भ्रष्टाचार है, ठीक है, जैसे अंग्रेज जो शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं तो वो अंग्रेजी अधिकारी भी तो भ्रष्ट हो सकता है। तो ऐसी चीजों में अगर कोई व्यक्ति आंदोलन कर रहा है तो उस राष्ट्रीय कार्यकर्ता जो पूरे भारत के लिए आंदोलन करने का या मान लो विचारों को रखने का या बात को रखने का काम करते हैं, उन व्यक्तियों और अंग्रेजों के बीच में मधुर संबंध स्थापित करना उद्देश्य था। ठीक है, अगली बात अगर हम बात करें तो संवैधानिक सुधार करना। क्या था? संवैधानिक सुधार करना। देखो बच्चों, मैंने आपको हिस्ट्री में पॉलिटिकल में पढ़ाया था कि आपके यहाँ संवैधानिक सुधार, आपके संवैधानिक विकास कैसे हुआ। आपके यहाँ अंग्रेज जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चार्टर के द्वारा, आपके यहाँ चार्टर अधिनियम आते थे उनके द्वारा शासन कर रही है। अंग्रेज जो है वो आपके लिए भारत शासन अधिनियम लेकर आते थे। अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने के बाद जो ब्रिटेन का सम्राट आप पर शासन कर रहा है, ये भारत शासन अधिनियम के द्वारा आपके यहाँ छोटे छोटे नियम कायदे कानून बनाकर भेजे जाते थे कि ये कानून भारत में लागू करना है। फिर कानून बना दिया, ये कानून भारत में लागू करना है, ये कानून बना दिया, ये भारत में लागू करना है। बनाकर भेजता था भारत का सचिव और लागू करने का काम करता था भारत का वायसराय। ये काम था। ठीक है, इस काम में ये कहता था कि ये जो आपके यहाँ ये भारत शासन अधिनियम आया है, इस अधिनियम में ये सुधार होना चाहिए, इस अधिनियम में इस प्रकार के सुधार किए जाने चाहिए। बात समझ गए? ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये जो संवैधानिक जो आते थे ना आपके यहाँ, जो ब्रिटेन से आते थे, उनके अंदर क्या सुधार होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसलिए मतलब इस बात को, इन सुधारों को अंग्रेजों के समक्ष रखना इनका काम था। जन कल्याण की मांग करना, जन कल्याण की मांग रखना, मांगे करना कि किस तरह जनता का कल्याण होगा। भगाना नहीं अंग्रेजों को। मैंने फिर कहा, कहीं भी किसी भी उद्देश्य में यह नहीं होता कि अंग्रेजों को भगा देंगे, कि भाई यहां जनता का शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, इनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, उसे खत्म किया जाना चाहिए। जनता का क्या होना चाहिए? कल्याण होना चाहिए। जैसे कि एक बच्चे ने कहा था यूनिटी, तो बिल्कुल उसने कहा राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता में अगर मैं कहूं तो इन्होंने कहा था कि जो भेदभाव होता है उस भेदभाव को खत्म कर दिया जाए, निम्न जाति, उच्च जाति, महिला, पुरुष। ठीक है, तो ऐसे करके जो जाति को लेकर, जो लिंग को लेकर भेदभाव होते हैं उन्हें क्या कर देना चाहिए? पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए और राष्ट्रीय एकता बनानी है। अभी जैसे कि एक बच्चे ने कहा था कि राजनीतिक शिक्षा, तो ये बहुत हद तक सही है। अंग्रेजों ने तो यही कहा था सब लोगों को कि भाई हम लोग जो है वो, हम सब लोग जो है वो आप लोगों को राजनीतिक, पॉलिटिकल एजुकेशन, किस तरह राजनीति की जाती है, किस तरह व्यवस्थाओं को, प्रशासन को समझा जाता है, किस तरह काम किया जाता है, इसकी शिक्षा देने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई है। तो कांग्रेस की स्थापना के ये उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों में कहीं भी ऐसा नहीं दर्शाया गया कि हम ये चाहते हैं। देखो हम भी कितने होशियार थे। भारतीय जो है वो दबी हुई इच्छाओं से क्या चाहते थे? यही चाहते थे, अपनी दबी हुई इच्छाओं से ये चाहते थे, परंतु दिखाया नहीं है। हमने क्या दिखाया? हमने ये दिखाया कि हम ये चाहते हैं।
हम ये चाहते हैं। अगर हम बताएं तो जैसे रवि कह रहा है राजनीतिक शिक्षा मुख्य कारण था, राजनीतिक शिक्षा मुख्य कारण अंग्रेजों की तरफ से था। अंग्रेज जो भाई भारतीय भी चाहते थे कि हमें राजनीतिक शिक्षा मिले, अंग्रेजों ने भी यही कहा कि हम तुम्हें राजनीतिक शिक्षा देने के लिए कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं, परंतु भारतीयों ने कहा हमें ये भी चाहिए। बोले बिल्कुल बिल्कुल, जो लड़ाई करने वाले हैं अगर उनसे अगर अंग्रेजों की दोस्ती हो जाए तो कितनी अच्छी बात है ना। आंदोलन करने वाला कोई नहीं बचेगा, सभी मर जाएंगे। मरने का मतलब है दोस्त बन जाएंगे, ठीक है। अगर ये सबसे बड़ी बात थी, अगर वहां जो संवैधानिक सुधार होने शुरू हो जाए, अगर संवैधानिक सुधार भारतीयों के अनुसार शुरू हो जाए तो वाह वाह, उसकी तो बात ही क्या कहना, ठीक है। जनता का कल्याण हो तो हम क्यों चाहेंगे अंग्रेज कहीं भी जाए, अंग्रेज आराम से आओ, अपना व्यापार करो, अपना बिजनेस करो, हम पर शासन करो, परंतु हमारा कल्याण भी करो। दूसरी इसमें बड़ी बात थी भेदभाव। हमारे यहाँ जो कुरीतियां है, क्योंकि ये समाज सुधार आंदोलन मैंने आपको पहले पढ़ाया, इस समाज सुधार आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया और उन लोगों के साथ में अंग्रेज अधिकारियों ने भी बहुत ज्यादा हमारी सहायता करी है, ठीक है। तो ये चाहते हैं ये अंग्रेज जो है वो भारत में भेदभाव को मिटाने का पूरा प्रयास करें। तो ये क्या थे, कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य थे। चलो ये यहां तक बात क्लियर होती है। अब कांग्रेस की स्थापना के तो उद्देश्य थे, परंतु कांग्रेस को लेकर कुछ व्यक्तियों ने अलग अलग समय पर कुछ कथन कहे। हालांकि ये मुख्यतः तो काम में इतने नहीं आते हैं, परंतु फिर भी मुझे पता है तो मैं बताऊंगी। चलो, सुनने में कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके एक व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, नाम सुना है सबने। तो लाला लाजपत राय ने एक कथन कहा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस जो है वो डफरीन के दिमाग की उपज है। क्या कहा, कांग्रेस जो है वो डफरीन के दिमाग की उपज है और कुछ नहीं है। कांग्रेस जो थी भाई, इन्होंने ये लगभग अगर हम बात करें तो 1916 के आसपास इन्होंने ये बात कही थी, लाला लाजपत राय ने। इन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस और कुछ नहीं, केवल डफरीन के दिमाग की उपज है। ये कथन किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था। अच्छा, एक व्यक्ति और आते हैं जिनका अगर हम बात करते हैं नाम की, तो एक व्यक्ति था जिनका नाम था अश्विनी कुमार। अश्विनी जो कुमार है, उन्होंने क्या कहा, अश्विनी कुमार ने कहा कि कांग्रेस केवल 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस जो है वो केवल और केवल 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस जो है वो क्या है, 3 दिन का तमाशा है और कुछ नहीं है। कांग्रेस के सभी लोग इकट्ठा होते हैं, पहले इकट्ठा होते हैं, अधिवेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, विचार करते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और तीसरे दिन सब अपने अपने घर चले जाते हैं, सब चुपचाप मजे करते हैं। मजे करने इन द सेंस जैसा चल रहा है वैसा चलता रहता है। तो कांग्रेस जो है वो केवल 3 दिन का तमाशा है और कुछ भी नहीं है। ये बात किसने कही थी, अश्विनी कुमार ने कही थी। अच्छा, इसी के साथ में लॉर्ड कर्जन की तो मैंने आपको बात बताई दी। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस का महल जो है वो एक तरह से भर भरा रहा है। कांग्रेस का जो महल है वह भर भरा रहा है। मतलब इनका कहने का मतलब था कि कांग्रेस जो है वो भरभराने का मतलब है हिल रहा है, बस कब गिर जाए ये पता नहीं चलता। कांग्रेस जो है, इन्होंने साफ कहा था, इन्होंने एक सिंपल सी बात कही थी जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूं। इन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं मेरे भारत रहते रहते मेरी एक महत्वाकांक्षा, एक इच्छा है कि मैं कांग्रेस को मरता हुआ देखूं, ठीक है। इसकी जो मृत्यु है मेरे सामने हो, कांग्रेस की समाप्ति जो है वो मेरे सामने हो, इसने ये बात कही थी, ठीक है ना। पॉइंट यहां तक क्लियर। तो ये कुछ कथन थे। इसी के साथ में कांग्रेस की स्थापना देख ली, कांग्रेस का पहला अधिवेशन देख लिया। अगर हम बात करें कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की, ठीक है, कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है, तो सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था, बंबई। तो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है वो कहां हुआ है, ऐसी जगह जहां बहुत सारे अधिवेशन हुए। मतलब कांग्रेस के लगभग अगर हम बात करें तो अधिवेशन लगभग मतलब बहुत सारे अधिवेशन, अधिकांश अधिवेशन कहां हुए, कलकत्ता में। पहला बंबई में हुआ, दूसरा कहां हुआ, कलकत्ता में हुआ। और अगले साल हुआ 1886 में ही हो गया, 1886 में ही हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका अध्यक्ष कौन था, अगर मैं इस अधिवेशन की बात करूं तो इसका अध्यक्ष कौन था, दादा भाई नारोजी, ठीक है। दादा भाई नारोजी ने
भारत में बहुत बड़े और बहुत अच्छे काम किए हैं। उन कामों में अगर हम गिनती करें उन कामों की, तो ये इतने ज्यादा शिक्षित व्यक्ति थे दादा भाई नारोजी। जैसे ये बात को ध्यान से सुनना, इन्होंने पारसी धर्म के सुधार के कार्य किए हैं, पारसी धर्म में सुधार के कार्य इन्होंने किए। इन्होंने आपके यहाँ नेशनल इनकम, सोचो नेशनल इनकम जिसका नाम जो है वो आज के युवा भी सुनकर एक बार तो सर पकड़ लेते हैं यार, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक्स का नाम ले लिया मैडम आपने। ये होती क्या है? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय क्या होती है? मान के चलो एक तरह से देश की क्या आय है, ठीक है ना। देश जो है वो हर साल कितनी इनकम करता है, देश के जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो कितनी इनकम करते हैं, या जो भारत के बाहर रहते हैं अलग अलग है। देखो जीडीपी है, फैक्टर प्राइस होती है, आपकी बहुत सारे तरह के होते हैं, यहां बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम में क्या आपकी नेशनल की इनकम है, तो नेशनल इनकम की गणना इन्होंने की थी, ठीक है। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले कौन थे? यही थे। अच्छा, इन्होंने किताब लिखी थी, इन्होंने किताब लिखी थी, किताब का नाम मुझे याद नहीं है, आप मदद कराओ। किताब लिखी थी, किताब का नाम बताओ। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक नाम है बुक का, द पॉवर्टी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेखाराम सही कह रहे हैं। जो ये है, ये 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। वो सीक्वेंस में हम आगे पढ़ेंगे ना, तो वो सारी चीजें ध्यान में आ जाएंगी। चलो अब नाम बताओ। हाँ बिल्कुल सही कहा आप जाने, द पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बात समझ गए? तो इनकी किताब थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये इनकी बुक थी। इस बुक में उन्होंने बताया किस तरह भारत में गरीबी बढ़ रही है और किस तरह भारत से धन निष्कासन हो रहा है। धन निष्कासन का मतलब मैंने आपको एक बार पहले भी कहीं पढ़ाया था, अगर याद हो तो। वो पढ़ाया था 1857 की क्रांति के कारणों में, ठीक है। ये हम सबको पता है। जिस चीज के लिए आप अंग्रेजों से आप एक ही चीज के लिए गुस्सा हो, भाई उन्होंने आपको मारा पीटा, इस चीज के लिए आप गुस्सा नहीं हो। उन्होंने आपका शोषण किया, इस चीज के लिए भी आप उनसे गुस्सा नहीं हो। केवल जो आज का युवा, अगर उससे पूछे बेटा अंग्रेज बुरे थे, बोले बिल्कुल बुरे थे। तो मुझे बताओ अंग्रेजों के बुरे होने के पीछे रीजन आप क्या बताते हो? अंग्रेजों के बुरा होने के पीछे आपका रीजन क्या था? ठीक है, रीजन क्या था? बुरा होने के पीछे रीजन क्या था? गुलाम बनाया। आपको गुलामी से भी कोई समस्या नहीं है। आपको सबसे बड़ी समस्या है मैम हम सोने की चिड़िया थे, हमारा सारा पैसा धन जो है वो लूट कर ले गए। और यही एक रीजन था, यही एक रीजन था जिसके कारण आपको अंग्रेजों को इतना ज्यादा क्या करते हो, पसंद नहीं करते हो। अंग्रेजों ने आपको जो सिस्टम दिया वो कहीं नहीं दिया जा सकता। अंग्रेजों ने आपको हिंदू मुस्लिम को लेकर बांटा, परंतु उन्होंने पूरे भारत को एकजुट कर दिया था। ठीक है, हमें यह भी देखना पड़ेगा। सबसे बुरा नेगेटिव पॉइंट यही था कि इन्होंने हमें बहुत अच्छे से निचोड़ा था। मतलब भारत के अंदर जो गरीबी का लेवल है वो इन्हीं के कारण है कहीं ना कहीं। अगर देखें आजकल अगर गरीबी की बात करते हैं तो उसका रीजन एक व्यक्ति खुद होता है। ठीक है, उसका रीजन जो है वो व्यक्ति खुद होता है, यूं मान के चलो। एक कहावत आती है, शायद मुझे मेरे पिताजी ने एक बात कही थी कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन वही होता है। सबसे बड़ा रीजन है कि आजकल के जमाने में अगर आपके सामने अवसर है और उस अवसर का अगर आप लाभ नहीं उठा रहे हो, ठीक है, तो सबसे बड़े नुकसान आपका है। जैसे कि मान लो आपके सामने इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और आप काम नहीं ढंग से कर पा रहे हो। बेरोजगारी नहीं है बेटा, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी उसके लिए है जो काम नहीं करना चाहता है। ठीक है ना, जैसे कि कहते हैं ना कई बार कोई व्यक्ति गरीब होता है तो उसके लिए कहते हैं ना इसका गरीब होने का जो भगवान है वो ज्यादा बड़ा है। आप किसी को पैसा देते हो, और पैसे देने के लिए मना कर देगी, मुझे नहीं चाहिए। मतलब कई बार होता है ना ऐसी चीजें। आप कहोगे मैडम पैसे देने के लिए कौन मना करता है? ऐसी कुछ घटनाएं हैं, अपन डिस्कस नहीं करेंगे, अभी इस बात पे नहीं जाएंगे। बस इतना ध्यान रखो, धन निष्कासन का जो सिद्धांत है उसी के कारण सबसे ज्यादा जो है वो अंग्रेजों को लोग नापसंद करते, क्योंकि उन्होंने पैसा धन खूब लूटा और यूरोप में जाकर सारा इन्वेस्ट कर दिया और भारत को कंगाल दिया, भारत को पूरा खाली कर दिया। ठीक है, जबकि भारत जो है वो खनिज है, आपका कच्चा माल है, इसको लेकर बहुत बड़ा मार्केट था, खूब पैसा था, खूब सोना था।
ठीक है ना। परंतु यूरोप में ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां सब कुछ हो गया आज और हम जो है वो गरीब देशों की श्रेणी में आने लग गए। तो द पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये इनकी किताब थी। पॉइंट यहां तक क्लियर होती है। ये इनकी क्या थी, बुक थी। ये दादा भाई नारोजी थे जिन्होंने दूसरा अधिवेशन किया है। पारसी धर्म से ये बिलोंग करते थे, क्योंकि अगर मैं आपको अब तीसरा जो अधिवेशन बताऊंगी, जो तीसरा अधिवेशन बनाऊंगी, जो तीसरा अधिवेशन हम पढ़ेंगे उसकी अध्यक्षता करने वाला कौन है, बदरुद्दीन तैयब। अगला व्यक्ति कौन है, बदरुद्दीन तैयब। तो वो तीसरा जो व्यक्ति था वो क्या था, मुस्लिम था। चौथा जो व्यक्ति है वो कौन है, चौथा जो व्यक्ति है वो कौन है, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले ये चौथा व्यक्ति है। तो आप कॉम्बिनेशन देखना, पहला व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, हिंदू से, हिंदू धर्म की बात कर लेते हैं। दूसरा पारसी धर्म, तीसरा मुस्लिम धर्म, चौथा अंग्रेज। आप एक बात को सोचो, इस चीज को इमेजिन करो कि आपके यहां जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, क्योंकि देखो 1906 में मुस्लिम लीग अलग हो जाती है। 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग जो होती है वो अलग हो जाती है, उसके अधिवेशन अलग होते हैं, वो अपना काम अलग करती है। उससे पहले 1909 में जैसे आपके यहाँ विभाजन होना शुरू होता है, उससे पहले की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ कांग्रेस के जो है एक धर्म निरपेक्षता का सबसे बेस्ट उदाहरण जो है वो देखने को मिलता है कांग्रेस की स्टार्टिंग एज में। लास्ट में कांग्रेस में जाते जाते करप्शन हुआ, जातिवाद हुआ, धर्म की व्यवस्था है, वो सारी चीजें धीरे धीरे फैल गई, सारी चीजें धीरे धीरे फैल गई। आप एक बात पर गौर करना, आज की जो कांग्रेस, देखो बीजेपी को हम फिर भी जोड़ देते हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदुत्व को ज्यादा महत्व देती है, ठीक है ना, हिंदुत्व को ज्यादा महत्व देती है बीजेपी विशेष। कांग्रेस विशेष को कभी भी धर्म से नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी ना तब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कहा जाता था किसको, कांग्रेस को, धर्म निरपेक्षता का। क्यों, क्योंकि इसमें देखो पहला हिंदू, दूसरा पारसी, तीसरा मुस्लिम, चौथा अंग्रेज। तो हमारे यहां जो है वो संयुक्त रूप में यूनिटी से काम करने का उद्देश्य सबका था, बजाय धर्म, जाति, लिंग को लेकर उसमें कोई ध्यान नहीं रखा गया। महिला ने भी अधिवेशन किया है, पुरुषों ने भी अधिवेशन किया है, सभी धर्मों के लोगों ने अधिवेशन किया, यहां तक कि हम अंग्रेजों को भी साथ लेकर चल रहे हैं। और अंग्रेज ने भी क्या किया है, चौथा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो आपके जॉर्ज यूले ने की, जो कि क्या थे, अंग्रेज अधिकारी थे। बात समझे, ठीक है ना, डन। तो ये आपका दूसरा अधिवेशन है। अब देखो कांग्रेस जो है, कांग्रेस धीरे धीरे आगे चलकर, देखो अगर हम बात करते हैं कुछ चीजों को समझना, बच्चों ने जैसे कल कहा था कि हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, तो एक मैं आपको छोटा सा एक डिफरेंस बताती हूँ बच्चों, होता क्या है। ये आपका कांग्रेस है, ठीक है, आप लोग कांग्रेस को भी पढ़ते हो, कांग्रेस को आप 3 चरण में पढ़ते हो। 3 चरण में अगर हम लगभग बात करें तो आपके 1885 से अगर देखें तो 1906 तक आप ये मान सकते हो, 1905 मान लो, जैसे बंगाल विभाजन के टाइम पर ये शुरू हो गया था, ठीक है। और आपके सूरत अधिवेशन में पूरी तरह से जो है नरम दल गरम दल के अंदर ये बातें बट गई थी। तो एक तो हिस्सा ये चलता है कांग्रेस का, जिसमें अधिवेशन है, अध्यक्ष है और क्या महत्वपूर्ण काम हुए ये पता होने चाहिए, ठीक है। इसमें ये लगभग 1906 से ले लो, कहीं जगह 7 भी मिल जाता है आपको, ठीक है। इस अगर हम इसकी बात करते हैं मुख्यतः, ठीक है, तो इस हिस्से में क्या हुआ था, ये 1919 तक, ठीक है। और ये तीसरा जो हिस्सा है 1919 से लेकर 1947 तक, देखो इस हिस्से में ये जो पहला हिस्सा है इसमें आपको क्या पढ़ना है बच्चों, केवल अधिवेशन पढ़ने हैं, केवल क्या पढ़ना है, अधिवेशन पढ़ना है, ठीक है। अधिवेशन है, कब कब हुए, कहां हुए, कौन इसके अध्यक्षता कर रहा है और किस व्यक्ति ने किस अधिवेशन में क्या प्रमुख काम किए, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। ये पहला हिस्सा होता है, इसमें आपको याद करना है, पढ़ना है, सारी चीजें करेंगे। दूसरा जो हिस्सा है मैं आपको एक वो आइडिया दे रही हूं कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। बच्चों को जो हिस्ट्री पहली बार पढ़ रहा है ना उसको नहीं पता कि मैडम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा रहे हो कि कांग्रेस पढ़ा रहे हो, ये अधिवेशन कहां से आ गए, ये क्या हो गया। तो ये जो सारी चीजें दिमाग में चल रही है ना, ये सब खिचड़ी पकती है, उसका एक सॉल्यूशन बता रही हूं तुम लोगों को कि पहले हिस्से में कांग्रेस की स्थापना हुई है, कांग्रेस बन रही है, कोई राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह कुछ नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारे काम यहां शांति से हो रहे हैं क्योंकि नरम है, आराम से शांतिपूर्वक सारे काम करता है। जैसे कि मैंने कहा, ये ऐसे कहने वाला व्यक्ति था कि अगर घी जो है सीधी अंगुली से ना निकले तो चम्मच से निकाल लो, चम्मच से निकाल लो, कोई दूसरा रास्ता, मतलब दूसरा रास्ता अपना लो पर प्यार वाला, ठीक है। यहां क्या हुआ, यहां जब धीरे धीरे कांग्रेस जो है वो एक तरह से खत्म होने के कगार पर थी, कहीं ना कहीं करजन ने कुछ तो देखा ही होगा, तभी तो उन्होंने कहा था कि भरभरा रहा है महल, कांग्रेस जो है वो गिरने वाली है। क्योंकि कांग्रेस की पहले स्टार्टिंग में तो फिर भी बोलबाला था,
ठीक है ना, ठीक है, बोलबाला था। परंतु धीरे 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 कांग्रेस क्या होने लगी, धीरे धीरे कांग्रेस जो है वो पतन की ओर बढ़ने लगी, क्योंकि कांग्रेस की कोई बात मानता ही नहीं था। अंग्रेज कांग्रेस के लिखे पत्र या उनकी जो विचार है उनकी बातों को नकार देते थे, सुनना ही देखना ही पसंद नहीं करते थे। तो कांग्रेस लगभग गर्म मतलब खत्म होने की कगार पर था। भी मान के चलो बच्चे को प्यार से समझाओ, प्यार से समझाओ, प्यार से समझाओ, प्यार से समझाओ, पर कई एक ऐसी स्टेज आती है कि माता पिता को चिल्लाना पड़ता है, थप्पड़ दिखाना ही पड़ता है और पीटना भी पड़ जाता है कई बार, ठीक है ना। तो दोनों चीजें चलती है, प्यार और थप्पड़ दोनों का कॉम्बिनेशन होना भी चाहिए बच्चे के साथ में, ठीक है। अगली बात करते हैं, तो यहां क्या होता है, यहां आपका अब गरम दल उग्र, ठीक है, अब यहां जो है वो नरम दल अलग हो गया और आपका गरम दल जो है वो अलग हो गया। नरम गरम की अगर हम बात करें तो नरम में तो बहुत सारे व्यक्ति थे ही थे, ठीक है। गरम की बात कर लेते हैं तो गरम में कौन कौन आते हैं, आपके लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है ना, विपिन चंद्र है। तो ये कुछ ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है। ये तीन व्यक्ति बड़े प्रमुख आते हैं जिन्हें गुस्सा जो है बड़ी जल्दी आ जाता था। तो ये जो गरम दल के व्यक्ति हैं, लाला लाजपत राय, लाल बाल विपिन, तो विपिन के लाल बाल है, ठीक है। लाल से लाला लाजपत राय, मतलब लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और वी से विपिन, ठीक है ना। अब देखो विपिन के लाल बाल, मतलब विपिन को गुस्सा बहुत आता है, गरम दल से ये प्रमुख थे। ये क्या थे बच्चों, प्रमुख थे ये लोग, ठीक है। और भी बहुत सारे व्यक्ति थे। तो इन्होंने ये कहा कि भाई घी अगर सीधी अंगुली से ना निकले तो अंगुली टेढ़ी कर लो, चम्मच की भी जरूरत नहीं है, चम्मच से भी नहीं निकलेगा, ठीक है। अंगुली को क्या कर लो, टेढ़ी कर लो। मतलब अगर कोई प्यार से बात नहीं मान रहा है तो आंदोलन करके जबरदस्ती बात मनवानी पड़ती है। अब जब गरम दल अलग हुआ ना, तब इन्होंने धीरे धीरे आंदोलन की शुरुआत करनी शुरू कर दी, ठीक है। जैसे ही आपके यहाँ गरम दल अलग होता है तब इन्होंने छोटे मोटे आंदोलन करने शुरू किए और यहां से धीरे धीरे जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि बननी शुरू होती है। गौर से सुनना, धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि बनना शुरू होती है और लगभग, ठीक है, लगभग आपके कुछ समय बाद में, मतलब इसके खत्म होने से कुछ समय पहले ही आपके महात्मा गांधी आ तो जाते हैं भारत। महात्मा गांधी जो है वो भारत आ तो जाते हैं, परंतु वो इतना योगदान नहीं देते काम में, कार्यों में उनका इतना योगदान नहीं होता। उनका योगदान कब होता है, इसमें। अब आप एक बात को गौर से सुनना, गांधी युग, इसे क्या कहा जाता है, गांधी युग। ये वो समय था जहां आपके राष्ट्रीय आंदोलन की क्या होती है बच्चों, शुरुआत होती है। आप राष्ट्रीय आंदोलन करते हैं, कभी स्वदेशी मूवमेंट हो रहा है, कभी आपके यहाँ सत्याग्रह हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब कभी हंटर आयोग आ रहा है। तो यहां आप क्या कर रहे हो, यहां आप राष्ट्रीय आंदोलन यहां शुरू होता है। इस हिस्से में आते आते भाई इस हिस्से में थोड़ा बहुत आंदोलन करना शुरू करवा देंगे, क्योंकि जैसे आपके यहाँ बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन में भी आंदोलन होते हैं, विरोध होता है। फिर धीरे धीरे आपके यहाँ सूरत अधिवेशन होता है तो उसमें भी विरोध होते हैं, थोड़े छोटे मोटे आंदोलन होते हैं, यहाँ आंदोलन होना शुरू हो जाता है। यहाँ है इस हिस्से में जब तुम आओगे ना, इस हिस्से में जैसे ही आओगे, जैसे ही गांधी युग की शुरुआत होगी तो आप महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानेंगे और उन्होंने किस तरह आपके यहाँ आंदोलन किए हैं, ठीक है। आंदोलन में उन्होंने लड़ाई का कभी उन्होंने काम नहीं किया, ठीक है। किस तरह उन्होंने अपनी मांगे रखी है, किस तरह अंग्रेज उनसे डरते थे, ठीक है। डरने का मतलब वैसे नहीं है कि डर के मारे सारी ये चीजें हाँ भरते थे कि अगर गांधी को कुछ हो गया तो भारतीय हमें नहीं छोड़ेंगे। गांधी कहते शांत, तो देखो पूरी भारत जो है वो शांत हो जाते लोग। गांधी कहते कि मार डालो तो उनके कहने पर, हालांकि वैसा कहते नहीं थे, ठीक है, ऐसा नहीं कहते थे। तो एक समझो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से इस समय को जाना जाता है, 1919 से लेकर 1945 के इस समय को, इस युग को किस नाम से जाना जाता है, गांधी युग के नाम से जाना जाता है। आप देखो कोई भी शासन काल आप पढ़ते हो, मुगल है, लोधी है, मौर्य है, कोई भी शासन काल आप समझते बच्चों पढ़ते हो तो उसमें एक वंश का नाम चलता है, मौर्य है, मुगल है, ठीक है, लोधी है। किसी एक व्यक्ति का नाम आप नहीं पढ़ते हो। भाई मुगलों में आप औरंगजेब भी पढ़ते हो तो अकबर भी पढ़ते हो तो शाहजहां भी पढ़ते हो तो जहांगीर भी पढ़ते हो और बाबर भी पढ़ते हो। एक वंश का नाम चला, एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं चला है। बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। आपके यहाँ समाज सुधार आंदोलन हुए हैं, समाज सुधार आंदोलन हुए, परंतु अकेले राजा राम मोहन राय नहीं, उनके पीछे और भी बहुत सारे व्यक्तियों का काम रहा है, ठीक है। आपके यहाँ आंदोलन भी हुए हैं, आपके यहाँ आंदोलन भी हुए हैं और बहुत सारे व्यक्तियों ने आंदोलन किया भी है। कांग्रेस की स्थापना भी हुई है, बहुत सारे लोगों ने स्थापना की भी है, सब कुछ हुआ है।
परंतु किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम कभी भी आप नहीं सुनते हो, केवल महात्मा गांधी को छोड़कर। महात्मा गांधी जो है इस व्यक्ति के द्वारा एक पूरा युग जाना जाता है। अब ये कभी भी मत रखना मैं महात्मा गांधी ने ये नहीं किया वो नहीं किया, ठीक है। जैसे भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवा पाए, उन्होंने सारी चीजों को एकदम कामली हैंडल करने की कोशिश की, पीस शांति वो रखना चाहते थे, हिंसा का रास्ता अपनाना नहीं चाहते थे, अहिंसक वो थे, ठीक है ना। लड़ाई दंगे फसाद उन्हें पसंद नहीं थे। ये कैसे व्यक्ति थे? तो अगर हम बात करें तो बेटा देखो, हर व्यक्ति की एक अलग विचारधारा होती है। कोई जो है प्यार से बात को मनवाना पसंद करता है, कोई जो है वो पिटाई करवा के बात को मनवाना पसंद करता है। जैसे मान लो किसी घर में होता है ना, पिता पीटना चाहते हैं, माँ प्यार से समझाना चाहती है। कई जगह उल्टा भी होता है, जैसे कि मान लो हो सकता है आपके माताजी जो है वो पीटकर आपको समझाना चाहते हैं, परंतु पिताजी प्यार से समझाना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना एक अलग तरीका होता है। महात्मा गांधी की अपनी अलग विचारधारा थी, ये अपनी जगह कहीं ना कहीं सही थे एक तरह से देखा जाए, ठीक है ना। बाकी ये क्या, ये ऐसा युग है गांधी युग, महात्मा गांधी युग, इस मतलब गांधी युग इसको कहा जाता है, गांधीवादी युग इसको कहा जाता है। इस व्यक्ति के नाम से आप इस दौरान जो भी कार्य, जो भी आंदोलन कुछ भी पढ़ेंगे, वो सारे के सारे महात्मा गांधी से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, लिंक होंगे, ठीक है ना। हाँ, नाथूराम गोडसे को क्यों मारा, भगत सिंह को क्यों मारा, मुझे पता है, मुझे पता है, ठीक है। सारी चीजें आएंगी, तसल्ली रखो। क्यों मारा, सारी चीजें पढ़ेंगे, स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे, आपको याद करवा देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये 3 युग है बच्चों। यहां आकर राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है आपका। जब हम इस युग को पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। उससे पहले तो आपको कांग्रेस को ही झेलना पड़ेगा। कांग्रेस लड़ रही है, बिड़ रही है, अलग हो रही है, अधिवेशन हो रहे हैं, कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें आप लोग इन दोनों हिस्सों में पढ़ते हो। यहां थोड़ा सा आंदोलन शुरू हो जाता है, यहां सारी चीजें आप आंदोलन के रूप में पढ़ते हो। अगर मैं बात करूं, इस कांग्रेस को 3 हिस्सों में पढ़ते हो। आज हमने इस हिस्से की शुरुआत कर दी है और सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो इस हिस्से से आते हैं। या फिर हम बात करें तो आपके ये जो कांग्रेस के अधिवेशन है, इनसे एक क्वेश्चन आपको हर बार मिल ही जाता है, ठीक है। डन, बात यहां तक क्लियर होती है? बात समझ में आ गई? हाँ ना तो बोलते नहीं, आजकल तो आपस में खुद में बातें करते रहते हो। हाँ ना फटाफट तो जवाब दो। अमित जी क्या कह रहे हैं, मैराथन क्लास चलने दो बेटा ना। मैराथन क्लास भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैराथन भी क्लास कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉकिंग कब आए थे? कानाराम कहाँ हो बेटा? हॉकिंग 1606 में आए थे। हम कहां पहुंच गए हैं, आप कहां हो? ठीक है, समझ में आ गया? ये 3 हिस्से हैं और इन 3 हिस्सों में तुम आगे चलकर जब गांधी युग पढ़ोगे तब राष्ट्रीय आंदोलन की क्या होती है, एक तरह से शुरुआत उसी वक्त मानी जाती है। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग होता है। आजादी को लेकर बहुत सारे व्यक्तियों ने बहुत काम किए हैं, पर मैं एक ही बात कहती हूँ आपको, मैंने पॉलिटिकल में भी समझाई थी ये बात, जो मेरे साथ जुड़े हुए थे बच्चे, कि आपके यहाँ आजादी के पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण था ना, सबसे बड़ा जो कारण था वो था दूसरा विश्व युद्ध। अगर ये दूसरे विश्व युद्ध में, हालांकि ब्रिटेन तो जीती थी, परंतु युद्ध इतना ज्यादा खतरनाक था कि जो देश जीते थे वो भी नुकसान में थे और जो हारा था वो भी नुकसान में था। दोनों को बहुत आपके जान माल की बहुत ज्यादा हानि हुई थी। तो युद्ध जीतकर भी किसी ने खुशियां नहीं मनाई थी, ठीक है। बस इतिहास में नाम लिख दिया कि भाई फलाना जो है, फलाना देश दूसरे विश्व युद्ध में जीते हैं, जिसमें आपकी ब्रिटेन भी जीती तो थी, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका साथ थी भाई, अमेरिका ने अगर जापान पर बम नहीं गिराए होते तो शायद ये युद्ध और लंबा चलता। दूसरा विश्व युद्ध ऐसा समय था जिसने बहुत सारे, जिन्होंने यूरोपियन कंपनियों ने, ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों को अपना अधिकार कर रखा था, धीरे धीरे उनको आजाद करना शुरू कर दिया, उनमें आजादी की एक लहर दौड़ पड़ी थी। तो दूसरा विश्व युद्ध था जो आपके आजादी के पीछे सबसे बड़ा कारण था। और उसी बीच में हमारे पास में एक प्रभुत्वशाली, एक शक्तिशाली एक नेता था जो प्लानिंग कर रहा था, काम कर रहा था, और वो कौन था? महात्मा गांधी। ठीक है, बात को समझना। मैंने आपको पहले भी कहा था, बहादुर शाह जफर चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कमजोर हो, चाहे उन्हें युद्ध कौशल के बारे में कोई ज्ञान नहीं हो, परंतु अगर ये होता है तो आंदोलन, युद्ध इससे होता है, पावर से नहीं होता है। ठीक है, अंग्रेजों ने भी शासन जो है वो बंदूक के नोक पर और अपनी बॉडी से नहीं किया है, उन्होंने किससे किया है? इससे शासन किया है। बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ जो महात्मा गांधी है, कितने
देखने में कितने कमजोर से हैं, परंतु ये था। ठीक है ना, बात समझ गए, इशारा काफी होता है अभी आप सब लोगों को। तो